हाँ, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, जिसके अंदर हम 7 डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आज तक चलती आ रही हैं और जिसके ऊपर डिफरेंट फिलोसोफर्स ने अपने अपने थ्योरीज़ और कमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले है कैपिटलिज्म, देन मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, फाशिज्म और नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो कि एक माशरे के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर मतलब कि उसके अंदर राइज की हुई होती है। जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की पूरी हिस्ट्री के अंदर हमें सबसे ज़्यादा एग्जांपल मिलती है कम्युनिज़म की। हम उनको जानते हैं कम्युनिस्ट चाइना से ज़्यादातर। इसी तरह कैपिटलिज़म बेसिकली एक वर्ड है जो कि कैपिटल से निकला है, जैसे मनी रिलेटेड। इसी तरह सोशलिज़म जो कि सोसाइटी बेस्ड ज़्यादा हो, टोटलिटेरियनिज़म जो कि अथॉरिटेटिव ज़्यादा होता है। इसी तरह नेशनलिज़म जो कि ज़्यादा पेट्रियाटिज़म और एक एक्सट्रीम पेट्रियाटिज़म की तरफ जाता हो। तो वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल है कैपिटलिज्म। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली कैपिटलिज्म जो है, ये वर्ड जैसे कैपिटल वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं मनी के लिए। तो कैपिटलिज्म भी बेसिकली हम एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसके अंदर हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बस पैसे बनाते जाना है। इसके अंदर ये होता है कि जो गरीब है वो मज़ीद गरीब होता जाता है और जो अमीर है वो मज़ीद अमीर हो जाता है। यहाँ पे कोई शेयर्ड वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि आप क्या करें कि अपनी जो रिसोर्सेज हैं या जो कैपिटल है उसको गरीबों में अमीरों में बांट दें कि सोसाइटी में इक्वालिटी हो। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो कैपिटल और एलीट्स जो होते हैं वो फ्लरिश करते हैं, और लेकिन ये सारा के सारा सोशल डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ जाता है, बिकॉज ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि इस तरह का सिस्टम कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता, इस तरह का सिस्टम कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब कैपिटलिज्म जो एक सोशल आइडियोलॉजी है, इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि इसके अंदर कमोडिटीज़ पे ध्यान दिया जाता है। अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि कमोडिटी से क्या मतलब है। कमोडिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी गुड और सर्विस को सिर्फ इसलिए बनाते हैं, जस्ट फॉर द पर्पज़, जस्ट फॉर द सेक कि आपने उसमें से पैसा बनाना है। ठीक है। तो आप जैसे कि इसके हम एग्ज़ाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शुगर की एक मिल है मेरे पास, और मैं उस मिल की सबसे ज़्यादा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही एनालिसिस करती हूँ कि कैसे मैं शुगर को ज़्यादा बनाऊँ, शुगर में क्या क्या चीज़ें ऐड करूँ ताकि मेरी जो शुगर है वो ज़्यादा ज़्यादा पैसा मेरे लिए बना सके, और उस पैसे को मैं यूज़ ना करूँ बल्कि ये कि उसको मज़ीद इन्वेस्ट कर दूँ किसी और चीज़ के लिए। यानी कि उससे मैं मज़ीद जितना ज़्यादा पैसा आता जाएगा उससे मैं सेटिस्फाइड ना हूँ। और जो लोग मेरी उस शुगर मिल में काम कर रहे हैं उनको मैं बिल्कुल बिलो बेसिक नीड पे रखूँ, ठीक है, उनके मिनिमम वेजेस हों और बॉन्डेड लेबर हो, लेकिन जो है वो काम मेरा पूरा करे। और उनकी जो से है या जो उनकी कहने की पावर है कि या जो उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि यार हम लोग काम करें, तो हमें पता है कि व्हाट आर द बेस्ट थिंग्स के जिससे जो शुगर की इंडस्ट्री अब फ्लरिश कर सकती है, या ये अगर हम अपने प्रोसेस में चेंजेस करें। लेकिन उनकी नहीं मानी, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने पैसे को बचाना है और पैसे को एक्यूमुलेट करना है, तो उसको हम कहते हैं कमोडिटी। तो कमोडिटी के बाद जो सेकेंड फीचर है वो है मार्केट। आपने एक ऐसी मार्केट पे सोचना होता है जहाँ पे आप इस कमोडिटी को प्रमोट कर सको, आप जहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर सको, जहाँ से आप पैसा बना सको। ये इस मार्केट में, और जो हमारी नॉर्मल मार्केट होती हैं और एक कैपिटलिज्म के अंदर की जो मार्केट है, इसके अंदर ये डिफरेंस होता है कि दिस मार्केट इज़ प्रेजेंट ऑल द टाइम, ठीक है, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। और जो प्रॉपर्टी होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको भी एज एन इन्वेस्टमेंट यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द थर्ड बेसिक फीचर ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, अब बेसिक प्रिंसिपल, जब हम कैपिटलिज्म की बात करेंगे तो एक बेसिक प्रिंसिपल हमें समझ आना चाहिए कि कमोडिटी प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा या जो जिस पे सबसे ज़्यादा अटेंशन और फोकस होना चाहिए वो ये है कि आपने कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करती जानी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज करते जाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनता जाए। इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो प्रॉफिट होता है। जितना ज़्यादा पैसा आएगा उतना ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप कहेंगे अच्छा इस काम से ज़्यादा पैसा बन रहा है तो आई हैव टू डू दिस वर्क, ठीक है। इसी तरह वेज लेबर का कॉन्सेप्ट होता है कि वेज लेबर ये होता है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को सेल करो टू वर्क इन एक्सचेंज फॉर अ पे चेक, ठीक है। इसके अंदर प्रोड्यूसर्स आर अनअवेयर ऑफ प्रोडक्ट, दे डू नॉट हैव एनी से, जैसे कि हमने पहले भी ऊपर डिस्कस किया कि जो उन कंपनीज़ में लेट्स सपोज प्लांट्स अगर ओन कर रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनमें उन
वर्कर्स की जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स होते हैं कि अगर लेट्स सपोज, क्योंकि अगर वर्कर्स काम नहीं करेंगे तो आपकी वो कमोडिटी नहीं बन पाएगी, तो लेकिन उनकी कोई से नहीं होती, उनकी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, उनको जस्ट एज अ वर्क फोर्स यूज़ किया जाता है। जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है वो है मार्क्सिज्म, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये CSS 2015 एंड CSS 2012 के पेपर में आया हुआ है। इसके अंदर जो बेसिक हमने समझना है वो ये है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होगी और सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्या है। ठीक है, बेसिकली ये जो मार्क्सिज्म जब हम पढ़ेंगे और आगे कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये तीनों कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड ही हमें मिलेंगे, लेकिन हमने इसके अंदर डिफरेंस देखना है और डिफरेंस है भी कि क्या है। सबसे पहले मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स नामी एक साइंटिस्ट था, सोशल साइंटिस्ट था, जिसने ये मार्क्सिज्म उसी के नाम पे उसकी एक सोशल आइडियोलॉजी बन गई है। और फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मार्क्सिज्म को प्रमोट किया। ये जो हमने अभी कैपिटलिज्म पढ़ा है जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ बनानी है और उनको एक्सचेंज करना है। ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ पे हमारे पास क्या था कि प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने पब्लिक ओनरशिप करनी है। ठीक है, कि शेयर्ड वैल्यूज़ हो, सबको इक्वल राइट मिले। अच्छा, अब मार्क्सिस्ट मूवमेंट जो है इसको सोशलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है या सोशलिज्म कहा जाता है। अब इसके तीन फेज़ हैं। अब कार्ल मार्क्स ने ये भी बताया कि आप कैसे अचीव करेंगे एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि हैप्पी स्टेट होगी। उसने कहा कि ये यूटोपिया है। उसने कहा कि आप एक यूटोपिया को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, उसकी तीन फेजेस हैं। यूटोपिया का मतलब है कि एक हैप्पी स्टेट जिसमें सब लोग बहुत खुशी से रहते हैं। उसने कहा कि सबसे पहली फेज़ यह है रेवोल्यूशन, कि जो भी आपकी करंट गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करें, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करें। ठीक है, सब कुछ उसका ख़त्म कर दें और अपनी एक नई गवर्नमेंट बनाएं। अब फेज़ टू, जब आप कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर लेंगे तो आप तब फेज़ टू की तरफ जाएंगे। जब आप फेज़ टू में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक डिक्टेटर होगा, एक लीडर होगा, उसको अपने सॉवरन बना लेना है। मतलब ये कि सारी की सारी जो पावर है वो उस डिक्टेटर के पास हो जाएगी। वो डिक्टेटर अपनी एक गवर्नमेंट बनाएगा और वो लोगों की बेसिक चीज़ों का कंट्रोल ले लेगा, जैसे कि उन सिटीजन्स की हेल्थ, एजुकेशन, मैरिज और प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ मतलब शेयर्ड होगी, वो सारी गवर्नमेंट के पास होगी और गवर्नमेंट इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये उसने कहा कि ये यूटोपिया। उसने कहा कि जब आप फेज़ टू से गुजर लेंगे तो फेज़ थ्री आ जाएगी, विच इज़ द अचीवमेंट ऑफ यूटोपिया, कि आपने अपना मकसद अचीव कर लिया और आपने एक हैप्पी स्टेट जो है वो डेवलप कर ली है। अब बेसिकली जो हैप्पी स्टेट है उसके अंदर हैप्पी शेयर ऑफ प्रॉपर्टी होगा। कोई क्लास पे सिस्टम नहीं होगा कि आप किसी को डिफ्रेंशिएट करो कि ये जो है ये ज़्यादा प्रिविलेज होना चाहिए क्योंकि इसकी क्लास अच्छी है। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कोई मिडिल क्लास नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक था इन द सेटअप, जो ये वो सेटअप है जो कि मार्क्सिज्म ने, कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म के अंदर प्रमोट किया। ठीक है, ये और आगे हम कम्युनिज्म और सोशलिज्म पढ़ेंगे। ये तकरीबन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। फिर उसने कहा कि देयर आर 10 प्रिंसिपल फॉर कम्युनिज्म। ये बेसिकली कम्युनिज्म ही है जो इसने प्रमोट किया। तो 10 प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए कि जो बैंक हैं वो सबके एक जैसे हों। सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। रीजनल प्लानिंग होनी चाहिए कि ऐसी अनप्लान, अब जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि अर्बन एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल अनप्लैंड है, ऐसी शहरी आबादी बढ़ती जा रही है, कोई प्लान्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होती है। जितनी भी पॉपुलेशन है वो मूव करती है रूरल एरिया से इन सर्च ऑफ फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वो आके अर्बन एरियाज़ में बैठ जाते हैं और यहाँ पे भी कोई पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनल प्लानिंग होनी चाहिए। और थर्डली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी एजुकेशन को। नो राइट ऑफ इनहेरिटेंस का कोई नहीं होना चाहिए कि ऐसी कि एक की प्रॉपर्टी जो है वो आगे उसकी नस्लों तक जा रही है, जो क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी लेबर को भी। इस तरह हैवी इनकम टैक्स लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट ओनरशिप और ट्रांसपोर्टेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखेगी और उसको बेहतर से बेहतर बनाएगी। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स जितने भी हैं वो भी गवर्नमेंट अपने अंदर रख लेगी। ठीक है, इस तरह टोटल एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही एबॉलिश कर देना है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मार्क्सिज्म के अंदर उसने एक्सप्लेन किया। बेसिकली कम्युनिज्म की जो बेसिस हैं वो मार्क्सिज्म ही है। कार्ल मार्क्स ने की थी, जिसने कहा था कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, आप एक यूटोपिया अचीव करें। हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स इज़ बेसिकली द फादर ऑफ कम्युनिज्म। उसने थ्योरी पेश की थी और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो व्लादिमीर लेनिन, ये रशिया का रूलर था फ्रॉम 1917 से 1924। इसने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताई। ठीक है, और इसकी मज़ीद हम एग्जांपल बताते हैं कम्युनिज्म की। माओ जेडुंग जो कि इसका 25 ईयर्स रूल था, चाइना का ये प्रेसिडेंट था। इसके बाद किम जोंग है, अभी जो करंटली नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, किम जोंग।
किम जोंग की का फादर था किम सॉन्ग, उसने बेसिकली कम्युनिज़्म की एग्ज़ाम्पल स्टार्ट की थी इन नॉर्थ कोरिया। तो उसकी भी हम एग्ज़ाम्पल कम्युनिज़्म में देंगे। बहुत ईजी है, जैसे अगर हमने मार्क्सिज्म अंडरस्टैंड कर लिया, बेसिकली हमने कम्युनिज़्म अंडरस्टैंड कर लिया। अब उससे ही एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है सोशलिज़म। ये भी थोड़े, ये दोनों कम्युनिज़्म और सोशलिज़म थोड़े से कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस एट दी एंड। ठीक है, जब हम इसको पढ़ लेंगे तो फिर वो डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। सोशलिज्म एज द नेम सजेस्ट किस सोसाइटी से निकला है, जिसके अंदर रूल क्या कर रही होंगी, वर्किंग क्लास। और इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है या डिजीज़ है या जो इग्नोरेंस है, इसको आपने ख़त्म करना है। प्रॉपर्टी ख़त्म करने का कम्युनिज़म ने भी कहा था। डिजीज़ एंड इग्नोरेंस यानी कि एजुकेट करना है और हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है, ये कम्युनिज़म में नहीं कहा गया था। अब यहाँ से आपने नोटिस करना शुरू कर देना है। सेकेंड चीज़, जो प्रॉपर्टी है और कोई और प्रिविलेज है, ये इसको बहुत मिनिमाइज़ कर, इसको लिमिटेड कर दिया जाए और जितने भी सिटीजन्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, जॉब्स के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, बाकी भी जितनी भी चीज़ें हैं। उसके बाद एथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए इन केस ऑफ, क्योंकि जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो यू हैव योर एथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, जो कि मॉरल वैल्यूज़ होती हैं और वो हर सोसाइटी की डिफरेंट होती हैं, बट उनको प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन केस ऑफ सोशलिज़म। अब इसके फीचर्स क्या हैं कि पब्लिक ओनरशिप होती है, जैसा कि कम्युनिज़म में भी कहा था, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है। उसमें कम्युनिज़म में ये था कि सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंट्रोल होगी। यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट कंट्रोल हो, लेकिन कुछ स्मॉल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के पास भी हो। इसके अंदर सेंट्रल प्लानिंग होनी चाहिए, उधर भी थी। एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए है, फिर फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन होनी चाहिए है। लेकिन अब इसकी सोशलिज़म के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज़म है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इकोनॉमिक आपके पास प्रिविलेज होता है, अब इकोनॉमिक प्रिंसिपल ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है। देन यू हैव द मार्केट सोशलिज्म। इसके अंदर आपकी जो मार्केट इकोनॉमी है, दिस इज़ प्लान बाय द सोशलिस्ट, जो कि सोशल साइंटिस्ट होते हैं। और प्राइसेस जो आप लगाते हैं वो ट्रायल एंड एरर पे लगाते हैं। रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, ये नियर टू कम्युनिज्म के ज़्यादा करीब है ये वाला कॉन्सेप्ट। यूटोपियन सोशलिज्म है, जिसके अंदर आप एक हैप्पी स्टेट को अचीव करना चाहते हैं। फिर लाइब्रेटेरियन सोशलिज्म है, जिसके अंदर आपके पास कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हायरार्की नहीं होती, बस एक सीधा सा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा और भी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। इको सोशलिज्म, जिसके अंदर आप एंटी ग्लोबलाइजेशन पे काम करते हैं, ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्कीम्स होती हैं। फिर है क्रिश्चियन सोशलिज्म। दीज आर द ऑल कॉन्सेप्ट जो कि वेस्ट में रिलेटेड हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म के अंदर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, IT, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा काम करते हैं। कॉन्सेप्ट है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कम्युनिज्म में ये कहा गया था कि आप अपनी करंट गवर्नमेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेंगे, जैसे कि कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट, अब करंट गवर्नमेंट को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है और एक नई गवर्नमेंट बनानी है जो कि एक नई सोसाइटी होगी और आपने यूटोपियन की तरफ जाना है, यूटोपियन सोसाइटी की तरफ जाना है। सोशलिज्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने उस सोसाइटी के, उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर रहते हुए भी, किसी भी फॉर्म, किसी भी पोलिटिकल आइडियोलॉजी के अंदर रहते हुए ही आपने सोशलिज्म को अचीव करना है, पब्लिक ओनरशिप को अचीव करना है। ठीक है, जिस तरह से पब्लिक स्कूल्स हैं, सोशल सिक्योरिटी है, वेलफेयर के कुछ काम हैं, ये USA में होते हैं, हमारी कंट्री में भी होते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर है कि आपने कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर रह के ही कुछ सोशलिस्ट स्कीम्स हैं उनको लेके जाना है। इसी तरह फोर्थ जो हमारे पास पोलिटिकल आइडियोलॉजी है वो है टोटलिटेरियन। टोटलिटेरियनिज्म हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये होता है डिक्टेटोरियल रूल, लेकिन ये एक हैप्पी रूल होना चाहिए और इसमें एक पार्टी सिस्टम होता है जो कि मोस्टली डिक्टेटर ही होता है, टोटलिटेरियनिज्म ही है। इसी एग्जांपल में नाजी जर्मनी की हम एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि एडोल्फ हिटलर के अंडर 1933 से 1945 तक का रूल था उसका। उसके अलावा फ्रांसिस्को फ्रैंको के रूल के अंडर स्पेन जो था वो हमारे पास टोटलिटेरियनिज्म की एग्जाम्पल है 1936 से 1975 के अंदर। फिर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है फाशिज्म। फाशिज्म सीसीस 2020, 2017 और 2009, मतलब इन तीनों ईयर्स के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले जब फासिज्म का स्टार्ट हुआ तो फासिस्ट मूवमेंट जो सबसे पहली स्टार्ट हुई वो मुसोलिनी ब्लैक शर्ट की जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट हुई इटली में 1922 में। ठीक है, अब बेसिकली ये वर्ड जो है ये फेसिस से निकला है। इसका मतलब होता है बंडल ऑफ स्टिक टाइड टू एन, बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टू एन एक्स का क्या मतलब होता है। बंडल ऑफ स्टिक्स क्या करते हैं, शो एक यूनिटी को शो करते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी सी एक स्टोरी भी थी
अंदर बंडल ऑफ स्टिक्स जो हैं वो उनकी यूनिटी और जैसे वो स्टोरी थी इत्फाक में बरकत है उसको शो करती हैं। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे तक भी पहुँचा कि बंडल ऑफ जो स्टिक है जिसको आप टाइट कर देते हो वो एक यूनिटी को शो करता है, और एक्स जो है जो कुल्हाड़ा होता है दैट शो स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फेसिस बेसिकली इसी से निकला था एंड दिस वाज थॉट टू बी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड उसके अलावा यूनिटी को शो करता है। तो इसकी बेसिकली फ़ीचर्स क्या होते हैं कि आपने हेटेड ऑफ डेमोक्रेसी, पीपल रूल को नहीं करना, डिक्टेटरशिप सबसे ऊपर होती है। बेसिकली हम कहते हैं अब एक जैसे कॉन्सेप्ट है ना नेशनलिज्म, कि आपके अंदर वतनियत कौमियत सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आप पेट्रियाटिक होते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स में होता है। लेकिन जब एक एक्सट्रीम पेट्रियोटिज़म हो जाती है कि आप जो है ना कुछ भी बाय फोर्स हर चीज़ अचीव करो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग योर नेशन, तो वो फिर बन जाती है फाशिज़म। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द फोर्स टू अचीव द पावर, यानी कि आपने अगर पावर अचीव करनी है तो आप उसको बाय फोर्स करोगे। डिक्टेटरशिप सबसे ज़्यादा होती है। एंड बायोलॉजी या डेस्टिनी का मतलब ये होता है कि जिस तरह से डेस्टिनी क्या कहती है, मैन आर मेड टू प्रोवाइड एंड वुमेन आर मेड टू सस्टेन, यानी कि आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा आपने उसको यूज़ करना है और आपने उसकी हिफाजत करनी है, जैसा कि एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो दैट इज़ बेसिकली प्रमोटेड इन फाशिज़म। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं और क्वेश्चन इन प्रिंसिपल्स में आया जाता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ फाशिज्म। सबसे पहले नेशनलिज्म होनी चाहिए। सेकेंड ये कि टोटलिटेरियनिज्म, जैसे वन पार्टी सिस्टम होता है या डिक्टेटरशिप सिस्टम होता है। और इकोनॉमी आपकी सोशलिस्ट जैसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप कहते हो पब्लिक ऑनरशिप और शेयर्ड रिसोर्स होती हैं, और एक्शंस डायरेक्ट हों। ठीक है, कुछ थ्रेटिकल बेसिस नहीं होती, आपने डायरेक्ट एक्शन लेने हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं फाशिज़म की, तो वो ये होता है मुसोलिनी से स्टार्ट हुआ था। मुसोलिनी ने क्या किया कि उसने अपनी एक फासिस्ट पार्टी बनाई 1919 के अंदर, और 1925 के अंदर उसने डिक्टेटरशिप अचीव कर ली पूरी कंट्री के ऊपर। सो इट टुक 30 years कंट्रोल ऑफ सेवरल यूरोपियन कंट्रीज़। उसने इसको टाइम लगा इतना ये सारा कंट्रोल लेने में। इतने में उसकी पार्टी का एक था नाजी जर्मनी से 1939 में क्या किया कि पोलैंड को और आयरलैंड को इन्वेड कर लिया था। उसने आयरलैंड को नहीं किया था, सिर्फ पोलैंड को नाजी ने 1939 में इन्वेड किया। उसका ये हुआ कि इसका नुकसान या फ़ायदा कहें कि ये डिफ़ीट जो है इस तरह से एंड हुई कि जर्मनी को और इटली इन दोनों को डिफ़ीट होती है, और इस डिफ़ीट के साथ ही जो कि यहाँ पे एक फाशिस्ट रजीम स्टार्ट हुई थी उसका एंड हो जाता है इसके साथ ही।